व्हाइट टावर रूइंस का जो गार्डियन होता है कोराडो, वो थियो को बताता है कि तुम्हें भगवान से मिलने का मौका मिलेगा, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा कि तुम्हारे स्क्रीन पर जो मैसेजेस आते थे वो भगवान भेजते थे, भगवान कौन है, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। लेकिन उसके बाद वो उसे बताता है कि यहाँ पर अंदर जाने के बाद तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे और वहां पर जाने के बाद तुम गायब हो सकते हो। अब मैं तुम्हें बस और बस इतना ही बताऊंगा कि यहाँ पर 12 लेवल्स हैं। उसके बाद उसके सामने एक स्क्रीन आती है कि क्या वो दुनिया की सच्चाई को जानना चाहता है, क्या वो भगवान से मिलना चाहता है। और उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, यस या फिर नो। थियो यस पर क्लिक करता है और अब आगे, और अब वो ट्रायल ऑफ पैंथियन की फर्स्ट स्टेज पर जाता है। वो दुनिया की सच्चाई जानना चाहता था और वो सब कुछ छुपा हुआ था इस दरवाजे के पीछे। वो दरवाजे को खोलता है और मन ही मन उसके मन में चल रहा, क्या इस बार भी वो ग्रेट वॉर होगी, क्या इस बार भी वो सब कुछ होगा जो उसकी पास्ट लाइफ में हुआ था। वो जानना चाहता था कि उसे क्यों चूज किया गया था, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। वो फोर्स और कन्विक्शन के साथ उस दरवाजे को खोलता है और व्हाइट लाइट में अब्सॉर्ब हो जाता है। और पैंथियन की फर्स्ट लेवल पर वो एक अजीब से स्पेस में पहुंच जाता है जहां पर एक स्टेडियम होता है या फिर अरीना होता है जो कि स्पेस में बस फ्लोट कर रहा होता है। जिस दरवाजे से थियो आया था वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लग जाता है और थियो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को नोटिस करता है और वो सोचता है कि मैं व्हाइट टावर में तो नहीं हूं, मैं कहीं और ही आ गया हूं। उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जाने के लिए उसे सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस को सप्रेस करना होगा और उसके बाद ही दरवाजे खुलेंगे। थोड़ी देर बाद थियो को कुछ सेंस होता है, नीचे जमीन से कुछ बबल्स आ रहे होते हैं और वो भी डार्क कलर में। और वो अजीब सी चीज बहुत जल्दी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेती है जिसमें कोई भी ह्यूमन फीचर्स नहीं होते, बस उसकी बॉडी शेप एक ह्यूमन जैसी लगती है। और सिस्टम के हिसाब से ये फर्स्ट चैलेंज उसकी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। और थियो को ये ह्यूमनॉइड फिगर उतना ज्यादा डरावना नहीं लग रहा जितना कोराडो से डरा रहा था। लेकिन उसका ये थॉट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है जब उसकी तरफ एक ब्लेड आता है। वो थियो के गाल पर टच करके जाता है लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा था। थियो अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है, वो अब बहुत ज्यादा हॉस्टाइल लग रहा था, उस पर अटैक करना शुरू कर रहा था। लेकिन जब थियो उसे बहुत ही ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए उसे खुद को हराना होगा। अब वो अजीब सा ह्यूमनॉइड फिगर थियो बन चुका था, थियो की एग्जैक्ट रेप्लिका जो उसकी सारी टेक्निक, सारी स्किल्स, सारे अटैक्स को जानता है। और अब सिस्टम ने थियो को काम दिया था कि उसे अपनी परफेक्ट रेप्लिका को हराना है। चोजन वन और वो डुप्लीकेट दोनों एक दूसरे को घूरते रहते और पहले तो थियो सोचता है कि यार अपने आप से लड़कर कैसा लगेगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ही मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि एक अननोन दुश्मन से लड़ने की बजाय मैं एक ऐसे दुश्मन से लड़ना पसंद करूंगा जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ये एक रीजनेबल थॉट था, लेकिन जब वो देखता है कि कैसे उसका रेप्लिका बिल्कुल उसी की तरह ऑल आउट जाता है, वो अपना थंडरस ऑरा रिलीज करता है, तब थियो को रियलाइज होता है कि खुद से लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करता है और थंडर स्पीयर्स उसकी तरफ भेजता है, वो भी किलिंग इंटेंट के साथ। आज से पहले थियो को कभी नहीं पता था कि उसकी टेक्निक्स कितनी पावरफुल है और वो सामने वाले को कैसी महसूस होती हैं। और थियो अपने व्हाइट मूनलाइट ब्लेड का यूज करता है ज्यादातर उन प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट करने में। और जब तक थियो अपने आप को स्टेबलाइज करता, उन अटैक से बचता, वो उस अरीना के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच चुका था। और इससे पहले कि थियो और कुछ सोच पाता या कर पाता, एक और अटैक आता है जिसमें बहुत सारे थंडर लाइटनिंग ब्लेड्स होते हैं और वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ उसकी तरफ आते हैं। लेकिन थियो भी कोई नौसिखिया नहीं है, वो एक ही अटैक से 2 बार इफेक्ट नहीं होने वाला था। इस बार वो पूरी तरीके से तैयार था। जैसे ही वो ब्लेड्स उसकी अटैक रेंज में आते हैं, वो क्विंटेप्लिट्स ड्रैगन क्लॉ को रिलीज करता है जिससे धरती फट जाती है और तो सारे ब्लेड्स डिसअपियर हो जाते हैं। और ये अरीना जो पहले से ही टूटा हुआ था, थियो उसे और भी तोड़ देता है। थियो अपने अटैक को देखकर खुश होता है क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस काफी कमाल की थी, लेकिन उसने ये सोचा था कि इस एक अटैक से वो डिफेंस और ऑफेंस दोनों कर लेगा। लेकिन उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका वहां पर खड़ी थी और उसे कुछ नहीं हुआ था। और थियो अपनी एग्जैक्ट कॉपी को देखता है और तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो कमजोर लड़का नहीं है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में था। अब वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब थियो की एग्जैक्ट रेप्लिका उसे घूरती है और उस पर लॉक ऑन करती है और अब वो अटैक करने के लिए आता है।
वो भी व्हाइट मूनलाइट ब्लेड की कॉपी के साथ। अब वो कॉपी ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते जो थियो ने अभी अभी यूज किया था, और थियो रिस्पॉन्ड करता है ड्रैगन फ्लैश के साथ, और ये दोनों ही अटैक इक्वल कैलिबर के थे। और जब थियो देखता है कि वहां पर क्या तबाही हुई है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसकी कॉपी कहीं गायब हो गई है, और वो सीधा उसके ऊपर जंप करके आ चुका था। और थियो के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हुए वो ऊपर से उस पर अटैक करता है, और वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं करता है, वो 2 बार ड्रैगन क्विंटप्लेट्स क्लॉज का यूज करता है, जिससे वहां पर ऐसा लगता है कि एक असली ड्रैगन हमला कर रहा हो। और थियो बस और बस अपनी स्पीड की वजह से वहां से भाग पाता है, क्योंकि इस अटैक को काउंटर करने का तरीका उसके पास भी नहीं था। और ये सब कुछ करने के बाद भी उसे काफी इंजरीज आती हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसके चेहरे पर दिखाई देता है कि उसे चोट लगी है। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब दूर रहकर अटैक करने में कोई फायदा नहीं है, इसीलिए थियो बिल्कुल उसके पास जाता है, उनके ब्लेड्स क्लैश करते हैं, और उन दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ की वजह से कोई भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन थियो इसमें अटैकर का रोल प्ले करता है, और वहां पर उनकी स्ट्रेंथ इक्वल थी, उनकी टेक्निक इक्वल थी, इसीलिए वो एक परफेक्ट क्लैश थे। ना तो कोई पीछे हट रहा था, ना ही किसी के पास एडवांटेज था। और अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया था वो बस यही था कि उन्होंने अरीना की हालत और ज्यादा खराब कर दी थी। अब थियो को पता चल रहा था कि वो कितना ट्रिकी ओपोनेंट हो सकता है। वो थियो के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे जैसे पहले से ही पता हो कि थियो क्या करने वाला है, और अब वो सोच रहा था कि किस तरीके से मैं इसे हरा सकता हूँ। अब इन थ्योरी ये फाइट हमेशा के लिए चल सकती है, लेकिन थियो का मैना डिप्लीट हो रहा है, और ये एग्जैक्ट रेप्लिका, इसका मैना कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा के लिए लड़ सकता है। अब थियो उसके अटैक से बच रहा था और भाग रहा था, जब वो सोच रहा था कि यार ये रिलेंटलेसली अटैक करे जा रहा है, और वो भी छोटे मोटे अटैक नहीं, बहुत बड़े अटैक। और अब थियो फाइनली एक अटैक करता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। थियो अपनी बहुत ही प्रेशियस व्हाइट मूनलाइट ब्लेड को थ्रो कर देता है जैसे वो कोई नॉर्मल तलवार, और ये देखकर वो एग्जैक्ट कॉपीकैट थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने भी ये कभी नहीं सोचा था, या फिर कोई भी ऐसा क्यों सोचेगा कि इतनी प्रेशियस ब्लेड को कोई ऐसे ही फेंक देगा। वो उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद थियो उसके पीछे आता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि खुद को हराने के लिए उसे ऐसी चीजें करनी होंगी जो उसे खुद को परेशान कर दें। और वो ब्रीफ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन उसके लिए काफी था। उसके बाद वो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को निकालता और उसके पीछे आ जाता है, और ये टेक्निक उसने अपनी पास्ट लाइफ में सीखी थी, और वो पूरी की पूरी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड वो उसके अंदर गाड़ देता है, और वो ब्लैक स्लज धीरे धीरे अपनी शेप खोने लगता है, क्योंकि अब वो उस इंजरीज को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और लास्ट में थियो एडमिट करता है कि ये एक बहुत ही कमाल का मैच था उसके पास सेल्फ के साथ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो फर्स्ट लेवल को क्लियर कर देता है, उसके पास विंडो आती है, उसके बाद वो जाता है पैंथियन के सेकंड लेवल पर, लेकिन उससे पहले उसके सामने एक और वैसा ही दरवाजा आता है, और उसके सामने वही सवाल आता है, क्या तुम ट्रायल ऑफ पैंथियन के सेकंड फ्लोर पर जाना चाहोगे? थियो स्माइल करता और यस पर क्लिक कर देता है, क्योंकि थियो हमेशा से ऐसा इंसान रहा है जो शुरू करने के बाद एक चीज को खत्म जरूर करता। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ड्रैगन अभी भी थियो की बेइज्जती करने में लगा हुआ था कि उसे गद्दार घोषित कर देना चाहिए। कोई भी इंसान रैग्नार की यूनिफॉर्म फेंक कर नहीं जा सकता, और वो भी एनिमी टेरिटरी में तो बिल्कुल नहीं। और उसके बाद डीमन ड्रैगन एनशियो रैग्नार की स्टेटमेंट को क्वेश्चन करते हैं, और एनशियो रैग्नार कहती है कि उसने अपनी यूनिफॉर्म को फेंक दिया था और उसके बाद ट्रॉयवन क्लैन के साथ चला गया था, जो कि एक बहुत ही हैवी एक्यूजिशन है। और वो ये क्लेम कर रही थी कि उसने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा था, वो खुद एनिमी टेरिटरी में गया था अपनी मर्जी से, और जो यूनिफॉर्म वो यहाँ पर लेकर आई है वो इनफ एविडेंस होना चाहिए। और स्वॉर्ड ड्रैगन थियो को तब से जानती है जब वो एक कैडेट था, तो वो ये मानने से तो इनकार कर देती है, और इसीलिए वो जूलियस के साथ कुछ मेंटली बात करती है। और डीमन ड्रैगन वहां पर खुश हो जाता है कि देखा, थियो मुझ पर ज्यादा यकीन करता है, सिर्फ मुझे ही पता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लास्ट टाइम पर डीमन ड्रैगन या फिर जूलियस रैग्नार ने थियो को यही कहा था कि खाली हाथ वापस मत आना, और थियो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। लेकिन जाने से पहले वो डीमन ड्रैगन जूलियस रैग्नार से मेंटल टेलीपैथी के थ्रू कुछ बात करता है। वो बताता है कैंडिडेट नंबर 3 और 4 एनशियो और गीशा रैग्नार बहुत देर से उसका पीछा कर रहे हैं, और इनफैक्ट अभी वो टेंट के बाहर ही हैं, और वो मेरे हर एक मूव को नोटिस कर रहे हैं। और डीमन ड्रैगन ये सुनकर हैरान था कि वो नोटोरियस ट्विंस तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और थियो बताता है कि मुझे जहां तक लगता है कि जब से मैं आर्किपेलागो से आया हूं तब से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। और थियो गेस करता है कि वो दोनों ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
वो मुझे एयर की रेस से डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। और थियो कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो उनकी वीकनेस को रिवील कर सकता है और उन्हें एक जाल में फंसा सकता है। और उस चीज के लिए आपको वही करना होगा जो भी ट्विंस कहते, वो बहुत सा इल्जाम लगाएंगे लेकिन आपको मुझे डिफेंड नहीं करना है। और जब एंशियो रैगनार उसके सामने थियो पर इल्जाम लगा रही होती है तो जूलियस रैगनार को पता चल जाता है कि थियो क्या करना चाहता है और वो भी प्ले अलोंग करता है। वो कहता है कि थियो रैगनार एक बहुत ही बुरा कैंडिडेट है। अब जब थियो को लगता है कि वो बिग बॉयज के साथ गेम खेल सकता है तो वो मजा खराब नहीं करेगा, वो भी उतनी ही एक्टिंग करता है। और ये देखकर सब लोग सरप्राइज थे कि जूलियस रैगनार एंशियो रैगनार की इन एलिगेशंस पर बिलीव कर रहा है। एंशियो रैगनार उन्हें थैंक यू बोलते, लेकिन एंशियो रैगनार का जो मास्टर टायरेंट ड्रैगन, उसे ये बात पसंद नहीं आती। उसे लगा था कि जूलियस रैगनार कुछ ना कुछ तो कहेगा कि नहीं वो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी में है, तुम उसके बारे में ये नहीं कह सकते। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जूलियस रैगनार के पीछे ब्लैक ड्रैगन खड़ा हुआ था और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जूलियस रैगनार यहाँ पर सजेस्ट करता है कि हमें एक एलीट यूनिट बनानी चाहिए ताकि हम जाएं और थियो को पकड़ कर लेकर आएं। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के स्पाई ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जैसे ही थियो डीमन ड्रैगन से मिलने के लिए आया था उसके बाद ही उसने अपनी पोस्ट को अबेंडन कर दिया था। मतलब डीमन ड्रैगन जूलियस रैगनार को कुछ ना कुछ तो जरूर पता था। इसीलिए ब्लैक ड्रैगन भी ये डिसाइड करता है कि वो जूलियस रैगनार के साथ प्ले अलोंग करेगा और वो देखना चाहता है कि ये चीज जाती कहां तक है। और वो कहता है कि अब से ब्लैक स्नो थियो रैगनार को एक डिजर्टर और ट्रेटर की तरह देखेगी और उसे टैग करेगी। और एनसीओ का जो एक घटिया सा क्लेम था उसके साथ जो भी ये बेकार सा एविडेंस था वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो ब्लैक स्नो के एक एलीट यूनिट को तैयार करता है ताकि वो थियो के पीछे जा सके। और उन सबको पता था कि वहां पर चीजें बहुत ज्यादा मैसी हो चुकी है और थियो कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहा है जिससे वो 9 ड्रैगन्स को फोर्स कर पा रहा है कि वो थियो के पीछे जाए जहां पर वो चाहता है। और इसी टाइम पर वो ट्रेटर या फिर वो यंग प्रोडिजी इस टाइम पर एक अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस से गुजर रहा था, एक ऐसे टेस्ट से गुजर रहा था जो वो सोच भी नहीं सकते। और जो पैंथियन के सेकंड लेवल पर जाता है तो उसने कुछ नहीं सोचा था कि उसे वहां पर क्या मिलेगा, लेकिन उसे मिलता है इस पूरी सीरीज का स्टार्टिंग वाला सीन जहां पर उसका घर रोज पैलेस जल रहा था। और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का रास्ता था। जो चीज उसे अभी तक रोक रही थी वो थी उसकी पास्ट मेमोरीज। और उसके बाद उसे एक और बहुत ही फेमिलियर आवाज आती है। वो सारे के सारे घटिया लोग जिन्होंने पास्ट लाइफ में उसकी फैमिली और उसे मारा था वो उसके सामने खड़े थे, जो कि उसे लूजर कह रहे थे। और अब सिस्टम उसे टास्क देता है कि तुम्हें उन लोगों को हराना है जो बहुत टाइम से तुम्हें ट्रॉमा दे रहे थे और तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहे थे। अब थियो यहाँ पर रैम्पेज मोड पर नहीं जाता, वो सब कुछ तबाह नहीं कर देता, वो बस स्माइल करता है। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है कि जो भी इस सेकंड लेवल की ट्रायल का लीडर था वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है या फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि मुझे अब इससे डर नहीं लगता। वो टाइम जा चुका है जब मैं कमजोर लूजर था और इससे मेरा ट्रॉमा बाहर नहीं आया बल्कि ब्लड लस्ट बाहर आई है। और अब थियो को ये ट्रायल एक जोक लग रहा था। हाँ, ये बात सच थी कि इन लोगों ने पहले थियो के ड्रीम्स में आकर उसे परेशान किया था, थियो को डर भी लगता था, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे हैं। लेकिन उसके दुश्मन वहां पर अब भी ऐसे खड़े थे जैसे वो थियो को हरा सकते, लेकिन थियो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। वो लाइटनिंग स्पीड में जाता और दोनों को बीच से काट देता। उसने अपने इंस्ट्रक्टर को पहले भी मारा था तो दोबारा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और उसके बाद वो वहां पर ऑरा फार्मिंग करने लग जाता है कि सेकंड लेवल तो क्लियर हो चुका है, अगर सारे लेवल ऐसे ही हुए तो बहुत जल्दी मैं भगवान से मिलूंगा। और वहीं दूसरी तरफ कराटो अपनी ऑल आई कैन सी आईज से देख रहा था कि थियो कितनी आगे जा पाएगा। उसके बाद थियो बहुत जल्दी 3rd, 4th, 5th फ्लोर क्रॉस कर लेता है और 10th लेवल में वो अपने प्रिमिटिव और इंस्टिंक्ट वाले पार्ट को डिफीट करता है, जहां पर एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर होता है, उसे बहुत जल्दी हरा देता है। थियो अपने इतने रैपिड क्लाइम के बाद थोड़ा थक चुका था, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था हर एक फ्लोर को क्लियर करने में कम टाइम लग रहा था। और जो लेवल सच में सबसे मुश्किल था वो था 1st लेवल, जो कि उसकी खुद से लड़ाई थी। और जैसे ही वो 11th फ्लोर पर जाता है वो कराटो को कहता है कि यार कुछ तो ढंग का चैलेंज दो। और उस टाइम पर उसकी वो डीवियस स्माइल दिखाई देती है और उसे कहता है कि रियल डील तो अब शुरू होने वाली है। 11th टियर में वो केव ऑफ ओरिजिन पर पहुंच जाता है, जो कि इमिटेट करता है प्रोसेस ऑफ बर्थ।
उसे फ्लो ऑफ लाइफ के अगेंस्ट जाना होगा। पिछले कुछ लेवल्स में मॉन्स्टर्स थे और भी बहुत सारी चीजें थी जिससे उसे लड़ना था, लेकिन इसमें उसे बस एक सिंपल काम करना है, उसे केव की स्टार्टिंग से केव के एंड तक जाना है। कोई मॉन्स्टर नहीं, कुछ नहीं, और उसे बस होता ये है कि इसे अपनी करंट लाइफ से ओरिजिन ऑफ लाइफ तक जाना होता है। और इस पूरे रास्ते में उसकी जो भी सेंसेस उसे मिली हैं, 5 सेंसेस जैसे कि साइट, हियर, टच, फील, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। और ये एक ऐसा टास्क था जो थियो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो वो जैसे ही 2 कदम लेता है उसकी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, उसे कुछ स्मेल नहीं आती है। वो 1 कदम और बढ़ाता है और उसके बाद उसे सुनना भी बंद हो जाता है। 1-2 कदम और आगे लेता है, 2 सेंसेस और चली जाती है, सेंस ऑफ टच भी चला जाता है। और आखिरी चीज जो जाती है वो होती है सेंस ऑफ साइट। ना वो देख पाता, ना सुन पाता, ना बोल पाता है, ना महसूस कर पाता, ना ही कुछ स्मेल कर पाता है। और इन 5 सेंसेस के जाने के बाद उसका मैना यूजेज भी वहां पर कट हो जाता है। वो एक बिल्कुल एम्प्टी वॉइड में चला जाता है, जैसे वो तब गया था जब उसके फादर ने उस पर अटैक किया था। उसे लग रहा था कि वो एक शेपलेस एंटिटी है जो कि एंडलेस डार्कनेस से गुजर रही है। और इस टाइम पर उस केव को क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। और फिर वो सोचता है कि शायद वो सेम तरीके से जैसे उसने अपने फादर की स्वॉर्ड का अटैक बर्दाश्त किया था, वो इसे भी क्रॉस कर लेगा। वो ग्रिफिन, फेरी ड्रैगन, डेजर्ट वॉर्म, लेसर ड्रेक को आवाज लगाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। और वो उस वॉइड के और अंदर जाते जा रहा था और उस ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं था। और एंड में उसकी जो इमेजिनेटिव फॉर्मलेस फिगर थी वो भी वैनिश होने लग जाती है। और एक इकलौती चीज जो असली थी, उसकी कॉन्शियसनेस, वो भी धीरे धीरे जा रही थी। और अपनी गार्डियंस की हेल्प के बिना उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। और अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे अपने अंदर झांकना होगा कि वहां पर क्या है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, बाहर उसकी गार्डियन स्पिरिट्स उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थियो तक वो आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि ग्रिफिन भी, जो हमेशा ग्रम्पी रहता है, वो भी उसकी चिंता में था। तभी वहां पर कोराडो आता और बताता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि थियो की सेंसेस और उसका माना पहले ही ब्लॉक हो चुका है, तो वो तुम्हें नहीं सुन पाएगा। समझाता है कि ह्यूमंस अपनी सेंसेस पर रिलाय करते हैं टाइम और स्पेस को समझने और परसीव करने के लिए, लेकिन अगर वो सब हटा दिया जाए तो एक प्राइमोर्डियल फीलिंग रह जाती है, वो है अबैंडनमेंट की, कि दुनिया चली जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। ये एक प्राइमोर्डियल फीलिंग है। और बहुत जल्दी थियो की सारी सेंसेस परमानेंटली गायब हो जाएंगी और वो मर जाएगा। और कोराडो ने सच में सोचा था कि ये नया चोजन वन शायद अलग होगा, बाकी सबसे अलग, क्योंकि उसने ये देखा था कि थियो कितनी जल्दी 11th लेवल तक आ चुका था, लेकिन शायद ये भी पहले वालों की तरह है। और जैसे ही वो थियो पर गिव अप करके वहां से जाने वाला था, थियो अचानक से हंसने लग जाता है और वो बार बार एक ही वर्ड को चिल्लाता है, वो है किल किल। और एक फॉरेन पावर उसकी बॉडी को ओवरटेक कर लेती है और उसकी बॉडी को बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ रीस्टार्ट करती है। और एक थिक ऑरा उसकी बॉडी से निकलता है जो कि सबकी जान मांग रहा था। यहाँ तक कि कोराडो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता और डर जाता है। थियो कोल्ड हार्ड ग्राउंड से उठता है और उसका पोस्चर ऐसा होता है जैसे एक वाइल्ड एनिमल का हो। रैग्नार के पेट्रियार्क ने मैड एम्परर ड्रैगन की रिमेनिंग ईगो थियो के अंदर प्लांट कर दी थी और अब वो ओवरटेक कर रही थी। और फेरी ड्रैगन सोचता है कि इस केव के इफेक्ट से ये तो हमें सोचना ही चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। अब बाकी सारे डर रहे थे, लेकिन कोराडो इंप्रेस हो जाता है कि वो अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, कि वो मैड एम्परर ड्रैगन की रिमेनिंग ईगो को यूज करने के लिए तैयार है, अपने सेंसेस को दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। जहां पर उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही थी, वहां पर मैड एम्परर ड्रैगन उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस तुम्हें मुझे अपनी बॉडी कंट्रोल करने देनी है। थियो उसे पहले कंट्रोल करने देता है ताकि वो अपनी सेंसेस को रिस्टार्ट कर सके, और उसके बाद उसके ऑफर को क्रश कर देता है और उसका ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस मैड एम्परर ड्रैगन की ईगो को क्रश कर देता है। और ये सुनकर मैड एम्परर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरा यूज किया है, और उसकी रिमेनिंग डिमोनिक एनर्जी को भी उसे वापस कर देता है। और जो स्टार्टिंग में मैड एम्परर ड्रैगन ने उसकी हेल्प की थी, थियो उसे कहता है कि वो बस एक छोटी सी हेल्प थी ग्रैंडफादर की तरफ से ग्रैंडसन के लिए। अब मैड एम्परर ड्रैगन वहां पर हंसने लग जाता और कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद थियो उस केव को क्रॉस कर लेता है, वो उसे ट्रायम्फ कर लेता है और उसकी सारी की सारी सेंसेस वापस आ जाती हैं। और उसकी सेल्फ अवेयरनेस एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजरती है, जहां पर वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है।
और अब 11th टीयर ऑफ पैंथियन क्लियर हो चुका है। अब थियो सोचने लग जाते हैं कहीं मैंने मैड एम्परर ड्रैगन को गुस्सा दिलाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, कहीं ये बाद में मुझ पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है, ये सोचते हुए कि ये फ्यूचर की दिक्कत होगी। अभी देखते हैं कि 12th लेवल पर क्या है। और जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसके सारे के सारे फेरी ड्रैगन उसके पास आते हैं, उसे दोबारा जमीन पर धकेल देते और उसे कहते कि हमने बहुत मिस किया, हमें बहुत चिंता हो रही थी। कुछ गार्डियंस उसमें से कहते कि हमें इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन जब थियो उनके साथ खेल रहा था वहां पर उसे अगले लेवल का दरवाजा दिखाई देता है। अब थियो को पता था कि लास्ट लेवल पर जाने के लिए उसे बस उस दरवाजे को क्रॉस करना है, लेकिन अब जब थियो को पता चल चुका था कि ये वाला लेवल क्लियर हो चुका है, वो वहां पर कुछ देर बैठता है और चैन की सांस लेता है। और जब वो तैयार होता है तो वो पैंथियन के 12th लेवल पर जाता है। लेकिन जब वो उठता है तो उसकी बॉडी गायब हो चुकी थी, वो किसी और की बॉडी में आ चुका था। एक बहुत ही स्ट्रेंज जगह पर था और उसके बेड पर कुछ सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे जो कि उसके गार्डियंस रेलिक्स से मैच करते थे। थियो उस रूम में कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था। उसे ये जगह फेमिलियर लगती है जबकि वो यहाँ पर कभी आया भी नहीं था। वो जाकर शीशे में देखता है और उसे एक अजीब से आदमी की शक्ल दिखाई देती है जो उसने सपने में देखा था। और कुछ देर के लिए उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये सीन ऐसा लग रहा है जैसे वो मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच चुका है। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और अचानक से उसके सामने मैसेज आता है कि उसने 12th फ्लोर को पास कर लिया है और उसने रेलिक ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन व्हाइट टावर को कॉन्कर कर लिया है। और इस चीज के रिवॉर्ड के लिए उसे 13th फ्लोर पर भेजा जाता है जहां पर भगवान रहते हैं, जो कि खुद पैंथियन है। और उसके सामने एक बहुत बड़ा मैजेस्टिक सा दरवाजा होता है। एक मोमेंट पर वो एक मॉडर्न वर्ल्ड के बेडरूम में था और दूसरे ही सेकंड में वो पहुंच जाता है एक वास्ट यूनिवर्स में जहां पर उसे स्टार्स, गैलेक्सीज सब कुछ दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है और उसका माइंड गेज भी स्ट्रेंथन हो जाता क्योंकि उसने ये क्लियर किया था। लेकिन इससे पहले कि और कुछ सोच पाता, उसके पीछे से एक एंटिटी उसे आवाज लगाती है और ये और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट ड्रैगन लॉथब्रोक है। ये इसकी सिग्निफिकेंट अदर है अंडर ओथ। और थियो उसे कहते कि बियॉन्ड नॉर्मल स्पेस तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम तो कह रही थी कि तुम उस केव को नहीं छोड़ सकती। और वहां पर एंशिएंट ड्रैगन लॉथब्रोक बताती है कि ये मेरी बस स्पिरिचुअल बॉडी है, मैं अभी भी वहीं पर हूं। और वो बताते कि अब जब तुम्हारा माइंड गेट और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुका है तो तुम्हारे थ्रू मैं पूरी दुनिया में घूम सकती हूँ। और इससे उसका लॉथब्रोक के साथ जो कनेक्शन था वो भी और ज्यादा डीप हो चुका है। लेकिन लॉथब्रोक भी हैरान थी क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थियो इतनी जल्दी पैंथियन के गेट तक पहुंच जाएगा और 12 लेवल्स को क्लियर कर लेगा। अब लॉथब्रोक को क्लियरली पता था कि थियो ने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और थियो कहता है कि ये बस कुछ नहीं था, मैं अपनी जॉब कर रहा था। और उसके बाद ये सुनकर लॉथब्रोक बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि थियो उतना ही स्वीटली बात कर सकता है जैसा वो तब कर सकता था जो वो पहली बार मिले थे। उसके बाद लॉथब्रोक उस गेट ऑफ पैंथियन पर हाथ रखती है क्योंकि वो श्योर थी कि इस गेट के दूसरी तरफ सिगर्ड, जो कि उसका फर्स्ट कंपेनियन था, वो उसका वेट कर रहा है। उसने इमेजिन किया था कि जब ये दरवाजा खुलेगा तो वहां से एक ब्राइट लाइट आएगी, लेकिन वहां से एक बहुत ही वायल क्रीचर बाहर निकलता है। और ये वही वायल क्रीचर था जिससे बचाने के लिए लॉथब्रोक उस केव में 1000 साल से वेट कर रही थी। ये ओशन की डेप्थ में रहता है, ये डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। और लॉथब्रोक बहुत मुश्किल से थियो को बचा पाती है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है और इसे कहते हैं नेमलेस सॉवरन। और धीरे धीरे वो उस गेट से निकलता है और एक बहुत ही अजीब से क्रीचर की शेप ले लेता है जिसकी बहुत सारी आंखें थी, जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड था। और वो चिल्लाता है कि कैसे वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता है और मैं कसम खाता हूं कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और थियो के दिमाग में अलार्म बेल्स बज रही थी क्योंकि नेमलेस सॉवरन से बुरा कुछ नहीं है, ये उनका अल्टीमेट एनिमी है। लेकिन थियो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि नेमलेस सॉवरन एक आउटर गॉड है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन इस टाइम पर लॉथब्रोक के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो थियो को समझाए कि ये यहाँ पर क्यों है, क्या कर रहा है। अभी उसे इन दोनों को बचाना था क्योंकि अगर थियो इसके हाथ लग गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही ब्राइट लाइट आती है और जो मैनिफेस्टेशन ऑफ आउटर गॉड नेमलेस सॉवरन थी वो वहां पर डिसिपेट हो जाती है। गेट ऑफ पैंथियन से जो ये ब्राइट लाइट आ रही थी, इसे ना तो लॉथब्रोक को कोई हार्म होता है ना ही थियो को। और पैंथियन के इस गेट से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम होता है सिगर्ड और वो लॉथब्रोक को ग्रीट करता और कहता है कि हम 1000 साल से अलग हैं। और लॉथब्रोक उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि वो ये चेहरा बिल्कुल नहीं भूल सकती। ये बिल्कुल वैसा चेहरा है जैसा थियो बड़ा होने के बाद हो जाएगा। और उनके सामने था द मैन, द मिथ, द लेजेंड सिगर्ड रैगनार,
जिन्होंने रैग्नार क्लैन की स्टार्टिंग की थी। और थियो दूर खड़ा रहकर सब कुछ नोटिस करता क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसे बस ये पता था कि ये इंसान जो उसके सामने खड़ा है वो एक भगवान है और यही फाउंडर है रैग्नार क्लैन का। और वेपराइज्ड आउटर गॉड, वो नेमलेस सॉवरेन, अपने छोटे से सेल से दोबारा से रिजनरेट करना शुरू हो जाता है। और इस बार वो और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा डेस्परेट था और वो सिगर्ट पर कब्जा करना चाहता था ताकि वो यहाँ से आजाद हो सके। सिगर्ट रैग्नार वहां पर बहुत ज्यादा काम रहता है, उसकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, बस वो अपने हाथ को ऊपर से नीचे लेकर आता है और उस नेमलेस सॉवरेन को काट देता है। वो नेमलेस सॉवरेन वहां पर दर्द से चिल्लाने लग जाता है और सिगर्ट के अटैक से उसकी रीजनरेशन भी रुक जाती है। और उस नेमलेस सॉवरेन को इग्नोर करते हुए सिगर्ट डायरेक्टली थियो की तरफ देखता है और उससे बात करता है और उसे वेलकम करता है। और इसके बाद वहां पर और भी बहुत सारे शैडो फिगर्स आ जाते हैं और उनमें से हर एक के अंदर से गॉड लाइक एनर्जी एमिनेट हो रही थी। और सिगर्ट देखकर ही बता सकता था कि थियो के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और वो कहता है कि मैं सबके जवाब दूंगा, जितने सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ। अब थियो के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो पूछता है कि 12th लेवल पर मुझे जो इंसान दिखाई दे रहा था वो कौन था। और सिगर्ट वहां पर उसे बताता है कि तुम एक रिग्रेसर हो, शायद वो तुम्हारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। अब थियो और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तभी वो नेमलेस सॉवरेन गेट के अंदर से दोबारा अटैक करने लग जाता है और सिगर्ट कहता है कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे सवालों के जवाब दे सकूं। और वो और वर्ड वेस्ट नहीं करते हैं, अपने हाथ से काउंटलेस लाइट स्वॉर्ड को समन करते हैं और उनमें से हर एक तलवार एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है, वो इतनी पावरफुल है। और उन सारी की सारी स्वॉर्ड को नेमलेस सॉवरेन की तरफ पॉइंट करते और अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। उसके बाद सिगर्ट अपने प्रोजेनिटर थियो रैग्नार से माफी मांगता है कि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे और उसे कहता है कि एक दिन जब तुम भगवान बनकर खुद यहाँ पर पैंथियन में आओगे उस दिन तुम्हें सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन लोथब्रोक वहां पर प्रोटेस्ट करती है कि तुम दोबारा ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे बताना होगा। और वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक और गॉड लाइक एंटिटी उसे वहीं पर रोक देती है और ये होती है गॉड ऑफ कॉजेलिटी। और वो सिगर्ट की तरफ से माफी मांगती है कि 1000 साल में वो तुमसे मिला तो और आज दोबारा छोड़कर जा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी वो पैंथियन में एंटर नहीं कर सकती और सिगर्ट वहां से बाहर नहीं आ सकता। और ये होने के बाद गेट ऑफ पैंथियन उन दोनों के मुंह पर बंद हो जाता है। वहां पर लोथब्रोक और थियो बस उसे देखते रह जाते कि ये अभी अभी क्या हुआ है। और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद होता, गॉड ऑफ कॉजेलिटी सीधा थियो की तरफ देखती है और वो दोनों ही वहां पर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थे क्योंकि किसी के जवाब नहीं मिले थे। लेकिन एटलीस्ट थियो के पास एक मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने सक्सेसफुली सिनेरियो क्वेस्ट 7 को क्लियर कर लिया है। और वो कहती है कि मुझे एक बात तो पक्का पता है कि जो यहाँ पर ये मॉन्स्टर आया था ये आउटर वर्ल्ड से है, ये नेमलेस सॉवरेन की तरह ही है। सिगर्ट और बाकी सारे गॉड उन्हें रोक कर रख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर वो तुम्हारे ओपोनेंट भी होंगे और हमारी दुनिया के रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन तब भी वो हमारी फ्रेजाइल सी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे रहते कोशिश करते रहते हैं। और लोथब्रोक इस टाइम पर उसे बस एक ही एडवाइस देती है कि अपनी विंग्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो और ज्यादा बड़ा करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी दिन तुम्हारे कंधों पर आएगी कि तुम्हें पूरी दुनिया बचानी है। उसके बाद सिस्टम थियो को एक और चीज रिवॉर्ड करता है क्योंकि उसने पैंथियन को देखा था, महसूस किया था, इसीलिए उसे एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है निर्वाणा। और अब उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमोर्डियल ड्रैगन का रेलिक आ चुका है। अब उसके पास एंशिएंट ड्रैगन के सारे रेलिक्स हैं, मतलब उसकी कंप्लीट पावर है। इसके साथ साथ वो एक और एबिलिटी को एक्सेस कर सकता है जिसका नाम है ड्रैगनाइजेशन। और इस 13 फ्लोर के अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स के बाद एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रायल के बाद वो दोबारा से उसी व्हाइट टावर में आता है जहां पर कोराडोस का वेट कर रहा होता है। और वहां पर आते ही वो उसे कहता है कि वेलकम बैक चोजन वन। और थियो अपनी नई पावर्स को देख रहा होता है, जो देखकर कोराडो बहुत ज्यादा खुश होता है। और थियो को तब रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी है, उसकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स आ चुके हैं, ड्रैगन नेल्स आ चुके हैं और यही वो स्किल थी जो की है ड्रैगनाइजेशन। इससे उसे पावर मिलती है, फिजिकल एबिलिटीज एनहेंस होती हैं और तो उसकी बॉडी और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी ड्रैगन ब्लड एबिलिटीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और थियो ये देखता है कि इस एबिलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है, वो आसानी से इसे ऑन और ऑफ कर सकता है। उसके बाद वो निर्वाणा स्किल को ट्राई करता है जहां पर उसकी मेंटल कैपेसिटी एक बहुत ही स्केरी एक्सटेंट तक चली जाती है, जहां पर वो अपने आप को देख सकता है। लेकिन इस स्किल को मास्टर करने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि उससे निर्वाणा स्किल यूज करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे रैग्नार के बच्चों ने ये कहानी सुनी है
कि उनके प्रोजेनिटर, उनके फाउंडिंग मेंबर सिगर्ड रैगनार इतने ताकतवर हो गए थे कि वो भगवान के दर्जे तक चले गए थे। और अब उसे ये पता है कि वो बस कहानियां नहीं थी, वो सच्चाई थी। और जैसा कि सिगर्ड ने कहा था, उसे बहुत जल्दी स्ट्रांग होना होगा और एक भगवान बनना होगा ताकि वो पैंथियन में आकर यहाँ के सारे सीक्रेट जान सके। और तो वहां पर बस सिगर्ड नहीं था, वहां पर गॉड ऑफ कॉज़ैलिटी भी थी, जो कि थियो को और ज्यादा इंट्रीग करती है कि वहां पर आखिरकार चल क्या रहा था। और अब थियो को ये पता चलता है कि रैगनार क्लैन बस रूलर ऑफ नॉर्थ नहीं है, वो एक ऐसी क्लैन है जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड को बचाती है आउट ऑफ द स्पेस एंटिटीज से। उनके कंधों पर और भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोराडो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये रैगनार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे पूरी दुनिया को आउटर वर्ल्ड से बचाना होता है। और हर कुछ सालों में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर रैगनार का ट्रू ब्लड होता है और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है और वो तुम हो। और अब थियो अपना चांस लेता है और कोराडो से पूछता है कि 12th लेवल पर जो इंसान मुझे दिखाई दिया था, क्या उसका इसी से कोई लिंक है। और कोराडो कहता है कि मैं भी तुम्हारे 12th लेवल के चैलेंज से बहुत ज्यादा इंट्रीग था, लेकिन उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। और वो अब इन्हें वो नहीं पता है, लेकिन वो मॉडर्न वर्ल्ड जैसा लग रहा था। और इतना कुछ देखने के बाद भी थियो का दिमाग बार बार उसी 12th लेवल पर जा रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ भी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन तब भी उसने वो लेवल क्लियर कर लिया था। खैर जो भी हो, अब जब वो ये क्लियर कर चुका था तो कोराडो से कहता है कि तुम्हारे यहाँ से दफा होने का टाइम आ चुका है। उसे बाहर निकालने से पहले कहता है कि बाहर एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। अभी एक एनशियो और गीशा रैगनार में से एक, या फिर जो ट्रॉयवन क्लैन के 9 सर्विटर्स में से 1, 2 और 3 थे जिन्हें थियो को मारने के लिए भेजा गया था, वो यहाँ पर है। क्या थियो उन्हें हरा पाएगा?